हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 44। और अगर आपने अभी तक लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओ ने थर्ड कमांडर को हरा दिया था, जबकि थर्ड कमांडर इस हार की वजह से काफी गुस्सा हो गया था। इसलिए उसने शाओ पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उस समय उस जगह पे सेकंड कमांडर आ गया, जिसने आते ही उस जगह पर थर्ड कमांडर को रोक दिया। पर वो भी शाओ से लड़ना चाहता था, इसलिए शाओ ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तब इस सेकंड कमांडर को रोकने के लिए उस जगह पर गू क्लैन का एक एल्डर आ गया, इसलिए सेकंड कमांडर थर्ड कमांडर को लेकर उस जगह से चला गया। जिसके बाद हमने यान क्लैन को भी देखा था, जो शाओ के बारे में बातें कर रहे थे। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम शाओ और उसके ग्रुप को देखते हैं, जो अपने रूम की ओर बढ़ रहे थे। तभी लेटर फेरी डॉक्टर शाओ की ओर देखते हुए उससे कहते हैं, इस जगह के लोग तो तुम्हें अपना दुश्मन समझ रहे हैं, क्योंकि जब से हम गोस्ट सिटी के अंदर आए हैं तब से हम पर कोई ना कोई अटैक करे जा रहा है। और अगर आज सामने गू क्लैन का एल्डर ना आता तो फिर सेकंड कमांडर तुम पे अटैक कर देता। ये सुनने के बाद शाओ उससे कहता है, मुझे सेकंड कमांडर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अपनी करंट पावर के साथ उसका भी सामना कर सकता हूँ। लेकिन गू क्लैन का एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, और ना ही मुझे ये पता है कि आखिर वो कितना ताकतवर है, इसलिए मैं उसके बारे में फिलहाल के लिए सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ शाओ की बातों को सुनने के बाद लेटर फेरी डॉक्टर भी उसकी बातों से एग्री करते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों को संभालना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर सबसे पावरफुल तो 4 ग्रेट जर्नल है, जिसने अपने आप को बिल्कुल भी शो नहीं किया, और इनकी स्ट्रेंथ डॉजिंग या फिर इससे भी ऊपर हो सकती है। ये सुनने के बाद शाओ ने भी नोट कर दिया, क्योंकि फिलहाल के लिए इनके लेबर के बारे में शाओ को बिल्कुल भी नहीं पता था। इसलिए शाओ परेशान होते हुए कहता है, अगर ये लोग हमें परेशान न करे तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात होगी, पर अगर इन्होंने हमसे लड़ने की कोशिश की तो इन्हें हराना काफी मुश्किल होगा, और इन चीजों से हम चाहकर भी भाग नहीं पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपने कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा, क्योंकि अगर शाओ ने अपने कदम को पीछे हटा लिया तो फिर वो गू क्लैन के अंदर फिर कैसे आ पाएगा, और फिर यूनोर और शाओ का भी शायद कुछ भी ना हो पाए। ये सब सोचते हुए शाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जब शाओ ये सब सोचते हुए अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी उसने और उसकी पूरी टीम ने कुछ महसूस किया, जिस वजह से वो सभी एक डायरेक्शन में देखने लगे, जहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद थे, और उनकी बॉडी के अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। जिस एनर्जी को महसूस करते हुए शाओ और उसकी टीम ने अपनी दुई को एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि इन कुछ मिस्टीरियस लोग की दुई काफी मिस्टीरियस होती है, जिसके अंदर से खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। सीन शिफ्ट कर हम उन मिस्टीरियस लोगों को देखते हैं जिन्होंने शाओ और उसकी पूरी टीम को देख लिया था। तभी एक मिस्टीरियस व्यक्ति आगे बढ़ते हुए शाओ से कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम जरूर शाओ क्लैन के शाओयन होंगे, और अगर तुम हमें भूल चुके हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारे और हमारे बीच काफी बड़ी दुश्मनी चली आ रही है, और अब मुझे लगता है कि शायद तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि आखिर हम लोग कौन हैं। जबकि दूसरी तरफ ये सुनने के बाद तो शाओ काफी गुस्सा हो गया। वो गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ होल ऑफ सोल। सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल आ गई। वो फिर शाओ की ओर देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम होल ऑफ सोल छोड़कर हान क्लैन का नाम से बुलाओ, क्योंकि होल ऑफ सोल तो हमारा दूसरा नाम है, पहला नाम हमारा हान क्लैन है। और शायद तुम इस जगह पर आ रहे होंगे तो तुम्हारे टीचर ने 8 ग्रेट क्लैन के बारे में तुम्हें बता दिया होगा, साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया होगा कि आखिर हान क्लैन कौन है। ये सुनने के बाद तो शाओ का गुस्सा और भी बढ़ गया। साथ ही शाओ को ये भी लग रहा था कि शायद ये लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं, इसलिए उसने अपनी धीरे धीरे करके दुई को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, ताकि जैसे ये लोग उन पर हमला करे तो वो पहले से तैयार रहे। लेकिन हम उस मिस्टीरियस व्यक्ति को देखते हैं जो समझ चुका था आखिर शाओ क्या कर रहा है, इसलिए वो शाओ को शांत करते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हें मारने या फिर कैप्चर करने का ऑर्डर मुझे नहीं दिया गया है। मैं तो बस इस सेरेमनी को बस अटेंड करने के लिए आया हूँ, और जहाँ तक रही तुम्हारा पीछा करने के बाद तो मैं बस तुम्हारी पावर को चेक करना चाहता था कि तुम्हारी पावर किस हद तक इंक्रीज हुई है, क्योंकि काफी सालों से हमारा हान क्लैन ने तुम्हारे शाओ क्लैन को सप्रेस करके रखा है, ताकि तुम्हारी फैमिली पावरफुल ना हो पाए। लेकिन इसके बावजूद तुम इतने पावरफुल हो चुके हो। जब वो हान क्लैन का मेंबर ये सब शाओ से कह रहा था, तब लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी ओर देखते हुए कहती है, अगर तुम्हारा हो चुका हो तो तुम इस जगह से जा सकते हो, क्योंकि अब इस जगह पर तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही हम तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद करेंगे। ये कहते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, और अगले पल उसने अपनी दुई को रिलीज करते हुए उस पर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को देखने के बावजूद उस व्यक्ति का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, पर उसके बाजू में जो एक्सपर्ट होते हैं वो लिटिल फेरी डॉक्टर की इस हरकत से काफी गुस्सा हो गए। लेकिन उन्होंने कुछ कहने से पहले सबसे पहले उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे पहले वो दोनों कुछ कहे उससे पहले उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने उन दोनों को चुप करवा दिया। तभी वो हान क्लैन का मेंबर आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें बस एक चेतावनी देना चाहता था, और इसके आगे सब तुम पर निर्भर करता है कि आखिर तुम क्या फैसला करते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जिन्होंने भी हमारे हान क्लैन से पंगा लिया है उनका अंत बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए तुम सावधान रहना। ये कहते हुए शाओ के सामने आ गया और अपने आसपास की एनर्जी को थोड़ा सा शांत कर लिया, जिस वजह से अब ये फिगर थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा था, जो दिखने में यंग एज का दिख रहा था। तभी शाओ अपने मन में कहता है, जब लिटिल फेरी डॉक्टर ने इस पे अटैक किया था तब मैंने बाकी के एक्सपर्ट्स को देखा था, जहाँ मुझे पता चला ये सभी एक्सपर्ट 7 स्टार डॉजिंग है, और मैं आपको बता दूं कि 7 स्टार डॉजिंग ये तो 9
90 अंजुन और बाकी लोग का लेवल होता है, लेकिन इस जगह पर 7 स्टार डोजुंग मिलकर एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये व्यक्ति जरूर हान क्लैन में एक वीआईपी स्टेटस को रखता होगा, नहीं तो हान क्लैन इसे फ्री फोकट में तो 7 स्टार डोजुंग के 2 एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं देते। ये सब सोचते हुए सावन इसकी बातों को रिप्लाई देते हुए कहता है कौन किसे मारता है ये तो आने वाला कल बताएगा। जिस पर वो व्यक्ति सावन की ओर देखते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उस कल का इंतजार करूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पे स्मेल आ गई और अगली पल उसकी बॉडी उस जगह से डिसअपीयर हो गई और बाकी लोग जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे वो भी उस जगह से डिसअपीयर हो गए। लेकिन जाते जाते वो सावन को धमकी देते हुए कहता है तुम्हारा अंत भी तुम्हारा एंसेस्टर साओजुआन जैसा होगा और शायद तुम्हें ये बात पता ना हो लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे एंसेस्टर साओजुआन को काफी लोगों ने घेर के मारा था और उन लोगों में मेरे एंसेस्टर भी शामिल थे, इसलिए ही आने वाले समय के अंदर मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा और तब तक तुम मेरा नाम याद रखो हानिया। ये कहते हुए उसकी वॉइस भी उस जगह से डिसअपीयर हो गई। सिंसी प्रक्रम सावन को देखते हैं जो अब तक पूरी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा हो गया था और अगले पर वो बिना कुछ कहे अपने रूम की ओर रवाना हो गया, जबकि ये देखकर सावन की टीम भी उससे कुछ भी नहीं कहती और उसके पीछे पीछे जाने लगे। जबकि इधर सावन अपने रूम की ओर बैठते हुए अपने मन में कहता है तुम्हें ये सब कुछ मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब जबकि तुमने मुझे सारी सच्चाई बता दी है तो मैं तुम्हारे एंसेस्टर से बदला लेने के लिए मैं तुम्हें इसी जगह पर मार दूंगा, क्योंकि इसी जगह पर साओजुआन की टूम भी थी। जब सावन हानिया के बारे में ये सब सोच रहा था तब हम सावन की टीम को देखते हैं जो लगातार सावन के बदले हुए एक्सप्रेशन को देख पा रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि हानिया की वजह से सावन की किलिंग इंटेंट काफी इंक्रीज हो चुकी है। इस चीज को महसूस करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है उस हानिया के बच्चे ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस सच्चाई को सुनने के बाद सावन उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा और तो और उसे फ्यूचर में काफी पछतावा होगा कि आखिर उसने सावन से पंगा क्यों लिया। ये सब सोचते हुए वो सभी अपने रूम के पास आ गए और अब तक रात भी हो चुकी थी। फिर सिंसी उपटुकुर हम अगले 3 दिन के बाद देखते हैं जहाँ सावन अपने रूम में बैठकर हानिया के बारे में सोच रहा था और इन 3 दिनों के अंदर सावन को परेशान करने के लिए कोई भी नहीं आया था, इसलिए ये 3 दिन सावन और उसकी पूरी टीम के लिए काफी अच्छे भी थे। लेकिन इस बात को तो सावन की टीम अच्छी तरह से जानते थे, ये तो तूफान से आने से पहले की शांति है और ये शांति सिर्फ उस गू क्लैन के उस एल्डर की वजह से हो पाई है, नहीं तो अभी भी कोई न कोई आकर सावन को और उसके दोस्त को परेशान करते। पर फिलहाल क्लेम सावन को देखते हैं जो अपने मन में अपने एंसेस्टर के बारे में सोच रहा था। उसे हानिया की बातों से ये तो समझ में आ चुका था कि उसके एंसेस्टर को कई सारे लोगों ने घेरा था और उन्हीं लोगों में हानिया का एंसेस्टर भी शामिल होता है, लेकिन हानिया के जो एंसेस्टर ने किया था उसे हानिया को भुगतना पड़ेगा। साथ ही सावन इन बातों को भी पता लगाना चाहता था कि उसके एंसेस्टर साओजुआन को घेर के किस किस व्यक्ति ने मारा था, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो साओजुआन को मारने के पीछे में किस किस का हाथ था। पर ये बात भी काफी पुरानी होती है, इसलिए डिटेल में पता लगाना बहुत मुश्किल था और अगर इस बात को साइड करके भी देखे तब भी हानिया सावन को मारना चाहता है, इसलिए ही सावन को ना चाहते हुए उसे मारना पड़ेगा। ये सब सोचने के बाद सावन कहता है हानिया के साथ जो भी लोग आए थे मैंने उन लोग के लेवल के बारे में तो पता लगा लिया, पर अभी भी मुझे नहीं पता चला कि आखिर हानिया किस लेवल पर है। जरूर उसने अपने लेवल को हाइड करने के लिए किसी चीज का या फिर टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा और इसलिए शायद मैं उसकी पावर का अंदाजा नहीं लगा पाया। पर भले उसने अपनी पावर को छुपा रखा हो, लेकिन इसके बावजूद उसके टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस करके मुझे इतना समझ में आ चुका है कि हानिया काफी पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसे जरूर मारूंगा, क्योंकि भले ये डोजुंग की कोई भी स्टार पे क्यों ना हो, लेकिन मैं तब तक इसे मार सकता हूँ जब तक ये हानिया डोजुंग के अंदर है और अगर मैं इसे ना भी मार पाया तब भी मैं उसे ऐसे घाव दूंगा जिसे अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगा। ये सोचते हुए सावन अपने रूम के बाहर आ गया और कुछ समय के अंदर ये लोग रवाना हो गए, क्योंकि आज ही गुरेलम का पोर्टल ओपन होने वाला था। साथ ही हम आसमान में भी कई सारे फिगर को देखते हैं जो काफी स्पीड से उड़ रहे थे और ये सभी लोग गुरेलम के पोर्टल की ओर जा रहे थे। फिर सीन प्रोग्राम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर गू क्लैन के कई सारे लोग मौजूद थे। तभी उस जगह पर उसी एल्डर की एंटर हुई जिसने सावन को बचाया था। तभी वो एल्डर सामने की ओर बढ़ते हुए कहता है गुरेलम कुछ समय के अंदर ओपन हो जाएगा, लेकिन गुरेलम काफी बड़ा है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ज्यादा दूर ना जाएं, नहीं तो शायद आप गुरेलम के अंदर फंस सकते हैं। और उस जगह पर कई सारे स्पेस पोर्टल भी है जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, नहीं तो आप उस पोर्टल के अंदर से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। इसी तरह से वो एल्डर कुछ समय तक उन सभी को समझाता रहा और फिर आखिरी में उन सभी से कहता है जैसे आप गुरेलम के अंदर एंटर करते हो तो आप लोगों को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद उस जगह पर कुछ लोग आ जाएंगे जो आपको रिसीव करके उस जगह से आगे ले जाएंगे और मैं उम्मीद करूंगा जैसे मैंने आपको बताया आप वही करेंगे। और गुरेलम के अंदर काफी सारे लोग भी है जिन्हें आपको परेशान नहीं करना, और अगर आप लोगों ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत की तो आप फिर से गुरेलम के अंदर कभी भी नहीं आ पाएंगे, यानी कि साफ शब्दों में आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को फॉलो करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।